गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 1857 के रिवॉल्ट को शुरू करने वाले हैं। तो 1857 का रिवॉल्ट, या हिंदी में कहें तो 1857 की क्रांति, 1857 का संग्राम, या फिर बहुत सारे शब्द लिए जाते हैं, सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं इसको। तो 1857 के बारे में कुछ चीज़ें नॉर्मल से मैंने आपको क्लास में बताई थी पिछले चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से जो हमने जो टाइमलाइन पढ़ी थी उसमें से 1857 उस टाइम बाहर दिया हुआ था। वो रीज़न ये था कि ये फेज़ या ये जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, या यूँ कहते हैं इंडियन की मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, उसमें 1857 का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग उस 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि 1857 के टाइम पे हुआ क्या था। इसके चैप्टर के अंदर आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको वीडियो के अंदर, तो हम बेसिकली पूरा फॉर्मेट समझेंगे एक बार के लिए कि पूरा रीजंस क्या थे उसके होने के, हुआ क्या था उस क्रांति के दौरान, और उसके बाद में क्या क्या उसकी इमेजेस सामने उतर के आती है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। इवन कि कुछ बातें ऐसी भी है जो आपकी बुक से बाहर होगी, वो मैं समझाऊंगा आपको, लिखूंगा कहीं पे भी नोट्स में नहीं आपके, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आपको पता चले कि उस टाइम पे आखिर उस क्रांति के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं। लोग इन द सेंस जो हिस्टोरियंस हैं, उनकी ओपिनियन क्या क्या है इस पूरी के पूरे स्वतंत्रता संग्राम को लेके या फिर 1857 के रिवॉल्ट को लेके। चैप्टर का हमारा नाम है रिबल्स एंड द राज 1857। तो मैं चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है, और हम लोग इसके फॉर्मेट से शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारे रेबल्स एंड राज। रेबल्स का मतलब क्या होता है? रेबल्स यानी बागी, और ये बात है 1857 की, जिसको हम बोलते हैं 1857 रिवॉल्ट बोलते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, उसमें पूरा चैप्टर का एक समरी आपको कंक्लूजन पूरी मिल जाएगी, और बाद में हम लोग जो है हर एक पॉइंट के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर तो हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट समझने वाले हैं बेसिकली कि इस दौरान हुआ क्या क्या था आखिर क्रांति के अंदर। अब पहला पॉइंट हमारा क्या है समझने वाला इसके अंदर, तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर एज यूजुअल जो हम शुरू करते हैं वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के पॉइंट के अंदर हम लोग समझने वाले हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। जो पहले होगा बैकग्राउंड इसका। देखिए ब्रिटिश का कुछ कुछ बैकग्राउंड मैं आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर भी समझा चुका हूँ, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड के अंदर ये समझाऊंगा कि इसका नाम 1857 रिवोल्ट के अलावा और क्या क्या नाम होते हैं। जैसे इसको सिपाही म्यूटिनी भी नाम दिया जाता है कई बार, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर। फिर इसके अलावा आपके कई सारे नाम दिए जाते हैं, इसको नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं कई लोग इसको। कई लोग इस बात से सख्त एतराज़ करते हैं कि ये कोई नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन था। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपने अपने ओपिनियन के साथ में उन लोगों ने अपने अपने फैक्ट भी रखे हैं। तो वो भी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आखिर कितने सारे नाम दिए गए हैं इस पूरी की पूरी 1857 के रिवॉल्ट को। अब देखिए कोई भी रिवॉल्ट अगर होता है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता रिवॉल्ट। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हाथों हाथ कोई रिवॉल्ट शुरू हो जाता है या क्रांति हो जाती है। हर क्रांति के पीछे एक लंबे कारण जिम्मेदार होते हैं। दो प्रकार के कारण होते हैं वैसे। एक वो रीजंस होते हैं जो बड़े लंबे टाइम से चले आ रहे हैं और लोग उस चीज़ों को फील कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ मिलिट्री के रीजंस हो सकते हैं, कुछ सोशल रीजंस हो सकते हैं। ऐसे करके कई सारे रीजंस जिम्मेदार होते हैं। और बाद में लास्ट में क्या होता है कि कुछ इमीडिएट रीजंस हो जाते हैं। तो उन इमीडिएट रीजंस के बाद में इवेंट होने क्रांति के शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले एक लंबे कारण कई सारे जिम्मेदार होते हैं हर क्रांति के पीछे। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत स्कैटर्ड तरीके से रीजंस अलग अलग जगह दिए हुए, तो मैंने एक ही जगह उसको एक्यूमुलेट कर दिया पूरा, और समझेंगे कि आखिर क्या क्या कॉजेज रहे इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जिसके कारण ये पूरी रिवॉल्यूशन हुई थी, और रिवॉल्यूशन के इवेंट को भी टाइम टू टाइम समझेंगे। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, उसके बाद में 1608 के आसपास सूरत के अंदर आते हैं और ट्रेड करना अपना शुरू करते हैं। उसी ट्रेडिंग के बाद में कुछ प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बारे में मैंने बताया था। तब से लेके आपके जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जमाना शुरू कर देती है। तो 1757 के बाद से ये 1857 लगभग 100 साल हो चुके थे कंपनी को। यहाँ पे बंगाल के एक्वायर करने के बाद में साउथ एंग्लो मराठा वॉर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद में 1857 की बात करते हैं हम लोग कि इस क्रांति के पीछे आखिर कारण क्या क्या रहे थे, रिवॉल्यूशन के पीछे आखिर रीजंस क्या रहे थे। तो लॉन्ग टर्म रीजंस भी देखेंगे और साथ साथ में एक हम देखेंगे कि इमीडिएट रीजन उस टाइम पे क्या रहा था 57 के टाइम के दौरान। तो लॉन्ग टर्म रीजंस की पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म रीजंस क्या क्या थे। देखिए सबसे पहले कॉजेज पे आते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कि कॉजेज आखिर क्या क्या रहे थे इस पूरी पूरी क्रांति के लिए। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का, दूसरा पॉइंट है हमारा कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन। सबसे पहले अगर मैं कॉजेज की बात करूं तो एक कॉजेज जो इसके साथ में जुड़ते हैं वो है इकोनॉमिक कॉजेज। आर्थिक कारण बहुत सारे रहे थे। लोगों का जो गुस्सा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, या फिर आप कह सकते हो कि उस कंपनी की बनाई हुई एक सरकार के खिलाफ, अभी तक कंपनी रूल कर रही थी, और 1857 के रिवॉल्ट के बाद में जो है
वो आपके जो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हो आप, उसका रूल शुरू हो गया था। मतलब क्वीन मोनार्की, इस टाइम तक नॉमिनल मोनार्की ब्रिटेन में स्थापित हो चुकी थी। ब्रिटेन बड़ा पॉलिटिकली मजबूत हो चुका था इस टाइम पीरियड के दौरान, तभी कॉलोनीज को इतने अच्छे से वो हैंडल कर पा रहे थे। तो इस दौरान होता क्या है, आपके कुछ इकोनॉमिक कॉजेस देश के अंदर जुड़ गए थे। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद में इन लोगों को बंगाली के दीवानी के राइट्स मिल जाते हैं, जहाँ रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिलते हैं। रेवेन्यू कलेक्ट करते करते इस तरीके से ये कंडीशंस कुछ इंडिया की कर देते हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट को लागू करना, फिर आपके रियोतवाड़ी सिस्टम को लागू करना। तो इंडिया के एक अच्छी खासी मासिस का जो तबका होता है वो इम्पोवरिस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाता है। इस इम्पोवरिस्टमेंट के कारण इंडिया में कई सारे लोग जो है वो इकोनॉमिक रूप से सेटबैक करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस समय की अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो करीब करीब 200 से 300 साल तक इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो पूरी की पूरी नेगेटिव चली थी ब्रिटिश पीरियड के दौरान। हम इससे पहले काफ़ी समृद्ध थे, हम लोग वर्ल्ड के अंदर लगभग 25 से 30% डोमिनेट करते थे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। लेकिन कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऐसी रही जिसने हमारे वीवर्स को बर्बाद कर दिया, कॉटन के टेक्सटाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते थे उसको बर्बाद कर दिया। तो ऐसे करते करते कई सारे लोग इकोनॉमिक रीजंस के कारण ब्रिटिश के खिलाफ हो चुके थे। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिक रीजंस हम लोग यहाँ पे समझेंगे। दूसरे कौन से रीजन है, तो दूसरे देखिए पॉलिटिकल रीजन से। पॉलिटिकल रीजंस का मेरा मतलब है एक राजनीतिक कारण। ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी में विश्वास करने लग गए थे जब से उन्होंने बंगाल को एक्वायर किया था। उसके बाद से बंगाल के एक्वायर करने के बाद में ब्रिटिशर्स को हमेशा से लगने लगा था कि धीरे धीरे हम लगभग इस पूरे के पूरे जोग्राफिकल टेरेन, उस समय याद रखना कि पूरा भारत नाम की कोई चीज़ नहीं थी जो अब इंडिया हम देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। स्केटर्ड थे सारे के सारे, और छोटी छोटी किंगडम्स वगैरह हो सकती है कई सारे इलाकों के ऊपर। तो उन्हीं को धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में लाया था। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो यूनिफाई करने का जो पूरा काम था एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाने का, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पे किया था। पॉलिटिकल रीजंस ये थे कि ब्रिटिश ने कई सारी पॉलिसीज चलाई थी, लेकिन आपकी जो किताब के अंदर 2-3 पॉलिसीज दी हुई, हम लोग उसी की बात करेंगे। जैसे एक ब्रिटिश ने पॉलिसी चलाई थी जिसे कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। ब्रिटिश जनरल गवर्नर जनरल उस टाइम पे आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, और हिंदी में इसको कहते हैं सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस 1798 के आसपास लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पे शुरू की थी, और वेलेस्ली ने इसके अंदर कुछ शर्तें रखी थी। कुछ ऐसी किंगडम्स थी जिनके साथ में ये अलायंस की गई थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश की पावर काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो धीरे धीरे किंगडम्स को अपने अंदर एनेक्सेशन करना, उनके इंटरनल मैटर्स को भी हैंडल करने वाली चीज़ें करना, ये सारी की सारी ब्रिटिश खुद करने लग गए थे। इस सब्सिडरी अलायंस में बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। शर्तें जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जो राजा इसको साइन करता था उसको कहा जाता था कि आप अगर किसी दूसरे किंग के साथ में वॉरफेयर करते हो या कोई एग्रीमेंट करते हो तो ब्रिटिश के परमिशन के बिना आप नहीं करोगे। दूसरा, हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पे एनी टाइम नियुक्त रहेगा जो आपके यहाँ की सारी खबरें हमें देगा। आपके कुछ इंटरनल मैटर्स के अंदर आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल मैटर्स आपके जितने भी होंगे वो हम ब्रिटिश सरकार हैंडल करेगी। और साथ साथ में ये कहा कि आपको एक आर्मी यहाँ पे मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जो होगी तो ब्रिटिश की आर्मी, मतलब इंडियन सिपाही ही हैं उसके अंदर, लेकिन ब्रिटिश की आर्मी है, बट उसको चलाने करने का जो भी काम पैसा वैसा होगा वो आप लोग दोगे, तो इसके बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो आप ये देख सकते हो कि बिना अपना कुछ खर्चा लगाए किए इस अलायंस के तहत राजाओं को इसको साइन करने के लिए मजबूर किया गया। और काफ़ी स्टेट्स इस टाइम पे, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ये सारे के सारे स्टेट्स ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं और सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेते हैं। इस अलायंस के साइन करने के साथ साथ में एक और रीज़न यहाँ पे रहा था दूसरा, जो कि आपकी की बुक में दिया हुआ, हालांकि बहुत सारे मैं कह रहा हूँ कि रीज़न थे, जिनमें से 2-3 कारण ही आपकी किताब में दिए हुए। दूसरा रीज़न ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। एक डॉक्ट्रिन चलाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये थोड़ा बाद में चलाया गया था, 1857 की क्रांति से लगभग 10 साल पहले। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये कहा गया था कि ऐसी किंगडम्स, ये आपके 1847 में आया था। हालांकि इस टाइम पे कहते हैं कि कई लोग कि इसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसलिए बनाया था कि डायरेक्टली अब पूरा का पूरा एनेक्सेशन किया जाए सारी जगहों का। अभी तक सिर्फ सहायक संधियां करके काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा मामला और ज़्यादा तेज़ कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ये था कि अगर कोई किंगडम है या कोई किंग है ऐसा जिसका कोई हेयर नहीं, हेयर का मतलब है कि उसका कोई सक्सेसर नहीं है, लीगल रूप से वो अगर अपना सक्सेसर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो किंगडम होगी वो ब्रिटिश के सीधा एनेक्सेशन के अंडर में आ जाएगी। ब्रिटिश यानी कि उसको सीधा एनेक्स कर लेंगे। यानी कि अगर उसका बेटा नहीं है तो फिर सीधी की सीधी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगी, चाहे उसके अलावा उसकी जो विडो होगी उसको भी नहीं मिलेगा। और साथ साथ में अगर वो राजा जिंदा भी है तो फिर उसके जीवन काल के तहत ही हम लोग उसको एक्वायर कर लेंगे। और ऐसा अगर वो करता है कि किसी के सन को अडॉप्ट करता है तो वो भी मान्य नहीं होगा। ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने 1847 में पॉलिसी एक और लेकर आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी।
इस पॉलिसी के तहत इन्होंने कई सारे, जैसे झांसी का स्टेट था वो एक्वायर कर लिया। इसके अलावा आपके सतारा जो महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ था, वो भी एक आपके मराठा किंगडम्स जिनके 4-5 भाग हो चुके थे, उन्हीं में से एक था, उसको भी एक्वायर कर लिया था। फिर अवध की जो किंगडम थी उसको एक्वायर करने की भी कोशिश इसके तहत की गई थी। दो चीज़ें ये हो जाती है पॉलिटिकल कारण में। तीसरा एक और रीज़न था पॉलिटिकल रीजंस में, वो था आपके मिस गवर्नेंस पॉलिसी। थर्ड रीज़न, मिस गवर्नेंस पॉलिसी के तहत इन लोगों ने क्या किया था आपके, कि अगर कोई भी किंगडम, जैसे इनका एक एजेंट वहाँ पे नियुक्त होता था, और उनमें से अगर ऐसा होता है मिस गवर्नेंस वाला मामला, अगर राजा अगर तंत्र अपना सही से नहीं चला पा रहा है, मिस गवर्नेंस पॉलिसी, तो फिर अगर उसकी शिकायत उस एजेंट ने ब्रिटिश सरकार को कर दी, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, उस राजा को वहाँ से तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा राजा, और बाद में वहाँ पे वो कंप्लीट एरिया ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा। वहाँ ब्रिटिशर्स अपना कलेक्टर है जो उसको अपॉइंट कर देंगे वो। तो मिस गवर्नेंस पॉलिसी भी ब्रिटिशर्स ने इसी टाइम पीरियड के दौरान चलाई थी। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज रही थी जहाँ ब्रिटिशर्स की पूरी कोशिश थी कि ये एरियाज कंप्लीटली एक्वायर किए जाए, सारे एरियाज को कंप्लीटली हड़पा जाए। ऐसे करके कुछ अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को ये लोग और ज़्यादा बढ़ाने लगे। और इनमें से अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि इन सारी पॉलिसीज़ के तहत कौन सा जो एक मेन किंगडम कह सकते हो गुजरा था, तो अवध की किंगडम थी, जिसकी कैपिटल आपके लखनऊ रही थी बाद में। और अवध का जो मामला था वो ब्रिटिशर्स ने बड़ा तरीके से और उसको पूरा के पूरा एनेक्स करने की कोशिश की। इवन कि वहाँ के जो नवाब थे उसको भी पूरा वहाँ से रिप्लेस कर दिए थे मिस गवर्नेंस पॉलिसीज़ के तहत। तो अवध का कॉन्क्वेस्ट क्या हुआ, तो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट में ये 3 पॉइंट है, और चौथा पॉइंट जो है वो अवध का ही पॉइंट है, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके। अवध के अंदर क्या हुआ था, देखिए अवध की बात जब हम जानेंगे, ये 4th पॉइंट है हमारा, और इसमें अवध के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि अवध आई हुई कहाँ पे किंगडम, पहले तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा थोड़ा। ऐसे अवध के जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इस टाइम पे, लेकिन एक अवध के बारे में आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ। हम झांसी का भी एग्जाम्पल एलाबोरेट तरीके से पढ़ सकते हैं, बट वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा सतारा वगैरह कई सारी जगह, ऐसे कानपुर हो गया, तो कानपुर के बारे में भी 1-2 लाइन दी हुई, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो जो जो अपने डायरेक्ट लाइन में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अवध के एरिया को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया, देखिए ब्रिटिशर्स को पहले से ही था कि अवध का जो एरिया है वो इनके लिए बड़ा ल्यूक्रेटिव एरिया था, और इनको लगा कि ये जो प्लेन्स हैं, इसके फर्टाइल प्लेन्स, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश को हमेशा एक्सपोर्ट्स के लिए चीज़ें चाहिए, जैसे इंडिगो चाहिए होता था, टी की खेती या कॉफ़ी की खेती होती थी, वो सारी चीज़ें चाहिए होती थी। तो इसके तहत इन लोगों ने अवध को एक्वायर करना शुरू किया। तो अवध को एक्वायर करके तो धीरे धीरे 1857 तक ये काम पूरा कर दिया। और इसके बाद में जैसे अवध एक्वायर होता है तो इम्पैक्ट कुछ अवध के ऊपर पड़ते हैं इस एक्विजिशन के या फिर इस एनेक्सेशन के। क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं अवध के ऊपर इस एनेक्सेशन के, जैसे कि उस टाइम पे अवध को एनेक्स करने के बाद में यहाँ के राजा थे नवाब जो वाजिद अली थे, उनको यहाँ से निकाल के और एग्जाइल में भेज दिया कलकत्ता। कह दिया कि आपने मिस गवर्नेंस किया है और ये पूरा का पूरा एरिया जो आप डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आएगा, आपने जनता के साथ में सही नहीं किया है, जनता में आप बड़े अनपॉपुलर टाइप के हो और आपने गलत तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की है, ऐसा कह के उनको वहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ से जाने के बाद में कुछ ऐसे सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं जिसमें कवियों ने उस टाइम पे गाया कि जब वो राजा वहाँ से जा रहा था, हालांकि ये ब्रिटिशर्स की गलत बात थी कि वो पॉपुलर नहीं था, बहुत ही पॉपुलर थे वो भी उस टाइम पे जो वाजिद अली शाह थे, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश ने उनको वहाँ से रिमूव कर दिया था, तो फिर एक लाइन आती है यहाँ पे, किसी कहते हैं लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी शरीर से बाहर, जीवन जा चुका है, यानी कि राजा जो है वो बाहर जा चुका है। इसका मतलब अवध की जो जिंदगी थी वो वहाँ से निकल चुकी है। जब राजा एग्जाइल में जा रहा था उसके बारे में एक सॉन्ग लिखा है, उसके बारे में हम देख लेंगे किसने गाया था, क्या गाया था। बड़ी मासेस के साथ में इस टाइम के ब्रिटिशर्स ने फिर अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन लगाने शुरू कर दिए। अब अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन जब लगाना शुरू किया तो इम्पोवरिशमेंट हाइक पे पहुंच गई थी। तो मासेस जो कि राजा के दरबार के साथ में जुड़ी थी, क्योंकि दरबार तो पूरा डिसमिस कर दिया इन लोगों ने, दरबार के साथ में कई सारे लोग जुड़े हुए थे जो दरबार में आते थे, दरबार के काम करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जैसे एक्वायर किया उस दरबार पूरे को वहाँ से डिसमिस कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी जिंदगियाँ थी जो कि आपके इम्पोवरिश्ड हो चुकी थी, जिनके काम छिन चुके थे। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट इम्पैक्ट का ये पढ़ेंगे कि मासेस वर इम्पोवरिश्ड, एक ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ये 2 पॉइंट आ जाते। तो लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, मासेस वर इम्पोवरिश्ड। ये मैं अवध के एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग हर किंगडम के साथ में ब्रिटिशर्स ने इसी तरीके की पॉलिसीज अपनाई थी। तो इस कारण यहाँ के लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और इवन के 1857 की क्रांति का जो दौर अवध के अंदर चला था वो बहुत लंबा चला था। इवन के सबसे लास्ट में जाके अवध का मामला जो था वो कंट्रोल में लेकर आए थे ब्रिटिश। तो एक ये होता, मासेस इम्पोवरिश्ड हो गई थी। इसके अलावा एक और इम्पैक्ट पड़ा कि यहाँ के जो तालुकदार थे उनको भी डिस्पोज कर दिया था। तो डिस्पोजेशन ऑफ तालुकदार,
डिस्पोजेशन ऑफ तालुकदार। ये पॉलिटिकल रीजन है सारे के सारे। तालुकदार क्या होता है, एक हिसाब से आप समझ लो कि ज़मींदारी है। एक तालुक होता है, प्रॉपर ज़मीन का टुकड़ा होता है, उसका जो मेन उस पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स जिसके पास में होते हैं उसे तालुकदार कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने जब नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ से निकाला, उसके बाद में उनको लगा कि यहाँ के जो तालुकदार है, जो इनके मीडिएटर बने हुए हैं इन नवाबों के, ये तालुकदार जो है ये मेन एक्सप्लॉयटेशन का कारण है, जनता का एक्सप्लॉयटेशन ये करते हैं। अब देखिए ये ब्रिटिश ऐसा लिखते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है कि ब्रिटिश कोई बहुत भला चाहते थे यहाँ पे लोगों के बारे में और वो चाहते थे कि भाई इनको हटाया जाए, लेकिन इनको लगा कि तालुकदारों के होते हुए हम लोग सही से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये जो ज़मीन है इसके असली हकदार तालुकदार नहीं है, तो इन्होंने तालुकदारों को भी वहाँ से हटा दिया। कई तालुकदारों के किले तोड़ दिए इन लोगों ने, उनकी आर्मीज़ को डिसबैन कर दिया, ट्रूप्स को डिसबैन कर दिया। ऐसे करके वहाँ के लोगों के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ किया और प्रशासन पूरा का पूरा बदल के रख दिया वहाँ पे अवध के अंदर। तो सिर्फ अवध के अंदर नहीं, ऐसा कई जगह पे इन लोगों ने किया, लेकिन अवध का एक एग्जाम्पल ज़्यादा हमारी बुक के अंदर दिया हो तो हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहे थे। ऐसे कई सारे पॉलिटिकल रीजंस इंडिया के कई सारे स्टेट्स के साथ में और किंगडम्स के साथ में लोगों ने किए, तो उनका भी एक गुस्सा ब्रिटिश सरकार की तरफ और ज़्यादा बढ़े जा रहा था। जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसके ऊपर और ज़्यादा लोग गुस्सा हो रहे थे, और अब कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस चाहिए थे कि शायद लोगों को लगे कि वो एक बहुत बड़ी क्रांति की जाए। तो एक इकोनॉमिक कॉजेज़ कुछ देख लेंगे, पॉलिटिकल कॉजेज़ में ये 3 चीज़ें, और चौथा हम लोग अवध के बारे में अच्छे से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके पॉइंट को तब और डेप्थ में इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट फॉर्मेट्स में आपको बता रहा हूँ। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस, क्या इसके अलावा और कोई रीजंस थे? तो और भी बहुत सारे रीजंस थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट जो रीज़न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रीज़न है हमारा मिलिट्री का रीजंस आप कह सकते हो। मिलिट्री का यानी कि आपके जो वहाँ की आर्मी थी, ब्रिटिशर्स जिस आर्मी को चला रहे थे उस आर्मी के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे कि तीसरा कारण क्या था इसका, वो था मिलिट्री कॉजेस इस रिवॉल्ट का। मिलिट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए ऐसा है कि करीब करीब 1820s के आसपास की अगर मैं बात करूं, मिलिट्री के अंदर इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने फोर्सेस यूज़ कर रहे थे उस फोर्सेस में आप ये मान के चलिए कि करीब 87 से 90% के आसपास जो थे वो इंडियन सोल्जर्स थे। 10% के आसपास जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स और ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स हायरार्की में थे, हायरार्की के अंदर इंडियंस का लगभग ना के बराबर स्थान था। पहले था ही नहीं बिल्कुल, बाद में भी थे तो बहुत कम के आसपास थे, इतने ज़्यादा नहीं। हायरार्की में या ऑफिसर्स रैंकिंग के अंदर हमेशा ब्रिटिश ही रहे थे। तो 1820s तक इनके रिलेशन आपस में ठीक थे। ब्रिटिशर्स जो भी थे इंडियन सोल्जर्स को सही से ट्रीट करते थे और साथ साथ में एक फादर लाइक फिगर की तरह इनके लिए अपीयर होते थे, और इन लोगों ने ब्रिटिशर्स की बहुत हेल्प की थी यहाँ की कई सारी चीज़ों को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। लेकिन 1820s के बाद में थोड़े से रिलेशन बिगड़ जाते हैं। 1840s आते आते 1840s तक क्या हो जाता है, देखिए ऐसा कहते हैं कि 1840 तक आते थे कई सारी रेसिस्ट पॉलिसीज अपनानी इन लोगों ने शुरू कर दी थी। जैसे इंडियंस को बाय रेस इन्फीरियर समझना शुरू कर दिया, उन्हें अब्यूज़ करना शुरू कर दिया कई सारे सोल्जर्स को। तो इस तरीके के वायलेंस, अब्यूसेस वगैरह ये सब भी देखने को मिलते हैं आपके इन सोल्जर्स के साथ में। तो सोल्जर्स भी बड़े गुस्साए हुए थे। हालांकि 1857 का जो रिवॉल्ट है ज़्यादातर इन सोल्जर्स के आसपास ही घूमता है। सोल्जर्स के इसीलिए इसको एक और नाम दिया था सिपाही म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है कि ऐसा सिपाही जो आपके डिसओबे करता हो अपने ऑर्डर्स को। डिसओबीडियंस या डिसओबे करने वाला जो सिपाही होता है उसे कहते हैं म्यूटिनी, इसलिए सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं ये लोग। सिपाही को ही ब्रिटिश जो है इंग्लिश में प्रोनाउंस करते थे, जब वो हिंदी शब्द है सिपाही, लेकिन वो बोलते थे सिपाही। तो इस तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन, जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई रायत जो होते थे अकबर के टाइम पीरियड पे उनको रियोत बोलते थे ये लोग, तो वैसे सिपाही को सिपाही बोलते थे। तो इसलिए इसका एक नाम सिपाही म्यूटिनी भी दिया हुआ है। ब्रिटिश इतिहासकार तो सारे इसको सिपाही म्यूटिनी से ज़्यादा बढ़ के नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे कई सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है जो इसको बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए पहली क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली लड़ाई थी। ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियन कहते हैं कि जो जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी एंड नथिंग मोर देन दिस। तो 1840s के बाद में हालात थोड़े बिगड़ने शुरू होते हैं। एक और रीज़न बहुत बड़ा था, वो था लो वेजेस का रीज़न। देखिए लो वेजेस, ब्रिटिश अगर मान लो कोई ब्रिटिश सोल्जर है और इंडियन सोल्जर है, दोनों सेम रैंक के ऊपर ही है, लेकिन ब्रिटिश वाले को पैसे ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडियन को, तो ये कहीं ना कहीं इन्फीरियर ट्रीटमेंट उनके साथ में होता था। तो एक ये भी इनके साथ में दिक्कत थी कि कहीं ना कहीं वो इनको नापसंद करते थे। और 1857 आते आते तो बहुत सारे कारण और जुड़ गए थे, और मिलिट्री रीजंस को थोड़ा स्ट्रांगली पढ़ेंगे क्योंकि ये सिपाही ही थे जिन्होंने इस पूरे विद्रोह को शुरू किया था पूरा का पूरा। ये रीज़न थे। एक और मिलिट्री कॉजेज के अंदर पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सिपाही का मतलब हो गया आपके सिपाही, और रूरल लिंक। देखिए जो सिपाही थे इनके ग्रामीण इलाकों के साथ में लिंक अच्छे खासे थे। अच्छे खासे कैसे होंगे, क्योंकि सिपाही ज़्यादातर सारे ग्रामीण इलाकों से आए थे, और क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रेवेन्यू पॉलिसीज लगा के इन लोगों ने पीजेंट्स को बहुत लूटने की कोशिश की, तो पीजेंट्स पहले से ही परेशान थे।
और उन्हीं पीजेंट के परिवारों से, जो पीजेंट जो किसान थे, उन्हीं किसानों के परिवार से लोग सिपाही बन के इनकी फौज में भर्ती हो रहे थे। तो उनका सीधा सीधा सा लिंक था अपने गांव के लोगों के साथ में। तो जब रिवॉल्ट होता है ना, तब जब सिपाही रिवॉल्ट के टाइम पे अलग अलग शहरों के अंदर जब घुसते हैं, तो वहाँ की जो आम जनता और वहाँ के जो किसान होते हैं वो भी इन सिपाहियों को ज्वाइन करते हैं। रीज़न क्या था कि सिपाहियों को उनकी दुर्दशा के बारे में पता था और इनको सिपाहियों की दुर्दशा के बारे में पता था, और ये उसी परिवारों से उठ के सिपाही आके और आपके ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए थे। तो एक ये रीज़न भी था आपके कि मिलिट्री कॉजेज भी रहे थे कि ये भी लोग जो मिलिट्री के अंदर थे ये भी ब्रिटिश सत्ता के कहीं ना कहीं खिलाफ थे। एक ये भी मेन कारण जाके बन जाता है। इसके बाद में मिलिट्री कॉजेज के साथ साथ में नेक्स्ट जो कारण आ जाते हैं वो हमारे सोशियो रिलीजियस कॉजेज आ जाते हैं। सोशल और रिलीजियस कॉजेज यानी कि धार्मिक चीज़ें। क्या क्या धार्मिक चीज़ें रही थी? देखिए यहाँ पे एक बात आ जाती है कि अगर हम धर्म की और समाज की बात करते हैं, वैसे धर्म शब्द थोड़ा अलग है और रिलीजन जो हम अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। धर्म शब्द अलग फिलोसफिकल वर्ड है जो कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर यूज़ हुआ संस्कृत का जो वर्ड है, लेकिन हम अक्सर आज के टाइम पे इन दोनों को एक जैसा ही मानते हैं, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं करते, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अंग्रेज़ी का रिलीजन वर्ड सिर्फ एक पाथ को डिनोट करता है खाली, जिसमें कुछ रूल्स बनाए होते हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो रिलीजन के नाम पे कहे तो हाँ, इस्लाम एक रिलीजन है, हिंदू एक रिलीजन है। हिंदू भी नाम नहीं है वैसे रिलीजन का नाम, बट हाँ ठीक है, इस्लाम को कह सकते हो, क्रिश्चियनिटी को कह सकते हो, लेकिन धर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है फिलॉसफी के अंदर। बट हाँ, हम लोग यहाँ पे बात करें एक सामाजिक और क्या कोई आपके धार्मिक कारण थे इस क्रांति को शुरू करने के, तो बहुत से कारण थे। ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए थे इस टाइम के दौरान, जब उनको लगा कि क्यों ना भारत के अंदर कुछ सोशल रिफॉर्म्स ला जाए। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहते थे कि इनके धर्म को या फिर जो सोसाइटी है उसको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि उन्हें अपना रूल करना था और सारी चीज़ें यहाँ से लेनी थी और अपने अपने देश के अंदर भेजनी थी। बस ट्रेड से ज़्यादा इनको मतलब नहीं था। लेकिन जब हमारे ही समाज में से कुछ लोग चला के उनके पास में गए कि अगर आपके पास में एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप इन चीज़ों में कुछ बदलाव लाएं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के लिए गए थे, तो एक उदाहरण उनमें से वो आ सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो आपके विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने एक्ट पास करवाए थे, तो वो कारण आ सकता है। तो हिंदुओं की तरफ से तो वैसे रिफॉर्म्स पे काफ़ी लोग गए, मुस्लिम की तरफ से थोड़ा सा पक्ष पड़ाव कम देखने को मिलता है इस पीरियड के दौरान, लेकिन काफ़ी लोग हिंदुओं की तरफ से गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी सत्ता है, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी जुडिशरी सब है, तो आप एक ऐसे एक्ट पास करिए जिसमें हिंदू सोसाइटी में चलने वाले कुछ इविल से उसको दूर किया जाए। ऐसा भी था। फिर कुछ एक डिबेट एजुकेशन को लेके भी थी कि शिक्षा की पद्धति अब भारत के अंदर कौन सी शुरू की जाए, क्योंकि जो मुस्लिम थे वो मदरसों में पढ़ते थे, हिंदू थे वो सारे के सारे आपके गुरुकुल में पढ़ते थे, और यहाँ पे धार्मिक शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। जबकि ब्रिटिश जिस एजुकेशन से पढ़ के आए थे वहाँ पे इस वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, इनके ऊपर फोकस ज़्यादा था, धार्मिक शिक्षाओं के ऊपर फोकस नहीं था। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे कुछ रीजंस आए थे, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया ब्रिटिशर्स ने। तो देखिए, एजुकेशन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे शिक्षा के अंदर कुछ पॉलिसीज़ लाए थे। इस टाइम पे विलियम बेंटिक ने इंग्लिश में एजुकेशन देनी शुरू कर दी थी और इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह शुरू कर दी थी। ब्रिटिशर्स ऐसी एजुकेशन क्यों पढ़ रहे थे जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज़ का मामला हो, साइंस का मामला हो, इन सब चीज़ों का? तो ब्रिटिश या फिर यूरोप के अंदर 13th और 14th सेंचुरी के अंदर एक पूरा पीरियड चला था जिसे कहते हैं रेनेसां का पीरियड। रेनेसां का मतलब होता है आपके पुनर्जागरण, हिंदी में मैं कहूँ तो यहाँ पे ब्रिटिश 11th और 12th सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश का जो फेज़ है, अर्ली मेडिवल फेज़ कह सकते हो, वो भी बड़ा डार्क फेज़ रहा था। रिलीजियस चीज़ों को लेके वो ज़्यादा कुछ अंधविश्वासी हो गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ से कुछ इटली से जैसे रेनेसां का पीरियड शुरू होता है, उसके बाद में इनमें बड़े रिफॉर्मेशंस आए। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोली और सब्जेक्ट्स नए नए पढ़ने शुरू किए, जहाँ पे विचार विमर्श सारे किए जाते थे। तो ग्रीक और रोम के पुराने लिटरेचर को इन लोगों ने रिवाइव किया था। तो इनका एजुकेशन का मामला धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता चला गया था टाइम के साथ में। और हम थोड़ा सा धार्मिक पद्धति के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे, धर्म की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन इन्होंने एक नया एजुकेशन मॉडल इंडिया में अडॉप्ट किया और इसमें इंग्लिश शिक्षा देनी शुरू की। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि ये अंग्रेज़ी शिक्षा देके कहीं हमें धर्म परिवर्तन के रास्ते पे तो नहीं लेकर जा रहे हैं, ये हमारे समाज के अंदर कुछ बदलाव लाके। जैसे कौन से बदलाव? सती प्रथा का मैंने आपको कहा था कि सती प्रथा अबॉलिश करने के लिए भी इन लोगों ने कई सारे बदलाव लाए। तो सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए भी जो नियम इन्होंने लेकर आए ये लोग इस टाइम पीरियड के दौरान, तब भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे धार्मिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की बात करें। क्योंकि देखिए, धर्म का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। आज भी अगर आप देखोगे तो राजनीतिक पार्टियां जो धर्म की चीज़ों के साथ में अपने वोट बैंक वगैरह कलेक्ट करती है, जितनी भी सारी राजनीतिक पार्टियां करती है, मैं किसी एक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, सब राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी धर्म विशेष की तो बात एक बार कर ही लेती है,
या धर्म के साथ में किन लोगों को किस वोट बैंक के साथ बांटना है, वो भी इनका मामला चलता रहता है। तो तब भी यही था, और हमारे लोगों को कुछ लगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं इन सब सारी चीज़ों से हमारे धर्म परिवर्तन किए जा रहे हो। नई शिक्षा के मॉडल, सती प्रथा को रोकना, ये हमारे धर्म के अंदर जो हस्तक्षेप ब्रिटिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे धर्म के साथ में कोई खिलवाड़ चल रहा हो। ये भी रीज़न था। तीसरा एक और कारण मैं इसके अंदर जोड़ सकता हूँ, या फिर है उसके साथ में दिया हुआ सोशल रिलीजियस कारण, कि इस टाइम की जो क्रिश्चियन मिशनरीज की कुछ हरकतें थी, उसको देखते हुए इनको लगा कि शायद धर्म परिवर्तन के ऊपर क्रिश्चियनों को मामला ज़्यादा है, और यहाँ की पूरी पॉपुलेशन ये लोग वेस्टर्न टाइप की बनाना चाहते हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर लेके जाना चाहते हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक, ये आपके धार्मिक जो कारण होते हैं, बड़े गहरे कारण होते हैं। धर्म का मामला या रिलीजन का मामला जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से चलता है। अभी यूएन ने भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी जिसके अंदर उन्होंने धर्म के बारे में ज़्यादा बातें की, जहां उन्होंने अभी इन्वायरमेंट के अंदर जहां लोग डायरेक्ट नहीं सुन रहे हैं कहीं पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू, तो यूएन ने एक पूरी की पूरी धार्मिक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जहाँ सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया, सारे अलग अलग देशों अलग अलग धर्मों के, और उनको कहा गया कि आप लोग अपील करो अपने लोगों से कि इन्वायरमेंट के जो मामला है उसको सेव किया जाए, किसी न किसी धर्म के फॉर्म में आप उसको कहो। तो क्योंकि लोग धर्म की बात ज़्यादा मानते हैं, लोग आज भी रिलीजियस खूब है, तो धर्म के माध्यम से ना लोग बदलाव लाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर धर्म के किसी लाए हुए बदलाव को तोड़ेंगे तो फिर उनकी आस्था को ठेस तो पहुंचती है। तो ऐसे ही सती प्रथा को आपके बंद किया गया इस टाइम पे। सोशल रिलीजियस कारण था, एक एजुकेशन का कारण था। तीसरा था आपके क्रिश्चियन मिशनरीज की जो इस टाइम पे पीरियड शुरू की थी। ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया था खुद का, और क्रिश्चियन मिशनरीज का काम जो था वो भी देख के लोगों को लगा कि शायद हमारे धर्म परिवर्तन करवाए जाएंगे, और धर्म परिवर्तन का नाम सुन के लोग बड़े थोड़े से भड़के हुए थे और साथ साथ में डरे हुए भी थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे धर्म को ही नष्ट कर दिया जाए यहाँ पे। तो इस तरीके से सोशल रिलीजियस कारण भी थे, मिलिट्री कॉजेस भी रहे इस टाइम पे, पॉलिटिकल कॉजेस भी रहे इस टाइम पे। ऐसे इन सारे कारणों से क्या होता है कि धीरे धीरे लोग जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ बड़े नेगेटिव होने चले गए थे। तो इन सारे कारणों को देखते हुए एक बार के लिए लोगों को लगा कि अगर ब्रिटिश सरकार को, अब लोगों के मन में 57 तक आते आते 1757 में लगभग रूल शुरू हुआ था, और 1857 तक आते आते इंडिया को एक्वायर कर लिया। तो ये कारण भी सारे टाइम के साथ में जुड़ चुके थे। अब लोगों को लगा था कि अगर कोई इस तरीके का खिलवाड़ हमारे साथ किया तो हम इन ब्रिटिश सरकार को दबाएंगे या विद्रोह करेंगे। इससे पहले भी कुछ छोटे मोटे रिवॉल्ट हो चुके हैं, इससे पहले भी कई रेबल्स हो चुके थे 57 से पहले, लेकिन इस बार वाला थोड़ा सा बड़ा रिवॉल्ट था, तो इसीलिए इसको थोड़ा हाईलाइट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सोशल रिलीजियस के रीजंस हो गए, पॉलिटिकल रीजंस हो गए, मिलिट्री के कॉजेज हो गए, साथ साथ में आपके हमने इकोनॉमिक कॉजेज सारे के सारे पढ़ लिए। और जब ये सारे कारण मिल जाते हैं तो फिर एक लास्ट में रीजन होता है इमीडिएट रीजंस, यानी कि आपके पूरा मामला तैयार है, बस उसको चिंगारी देने की ज़रूरत है। तो चिंगारी दी लास्ट के जो इमीडिएट रीजंस थे उन लोगों ने। अब इमीडिएट कारण 1857 के आसपास क्या रहे थे जिसके कारण ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो उसको समझते हैं। तो ई पॉइंट जो हमारा, अभी मैं सेकंड पॉइंट के अंदर ही चल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कारणों की बात कर रहा हूँ। ये सारे बुक में अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, कहीं पे भी एक जगह इकट्ठा नहीं है। मैंने सारों को एक जगह ही इकट्ठा कर लिया ताकि आपको बात जो है सीधी समझ में आ जाए। ई जो पॉइंट है हमारा वो है इमीडिएट कॉजेस। तो इमीडिएट कॉजेस क्या क्या रहे थे इस रिवॉल्ट के। हर क्रांति को आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको इमीडिएट कॉजेस लास्ट में मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल दूँ तो फ्रांस की क्रांति अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी कुछ कुछ मामला ऐसा ही है। वहाँ पे भी इकोनॉमिक रीजंस कुछ रहे थे फ्रांस के अंदर, फिर आपके इसके बाद में कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी फ्रांस में रहे थे, सोशल रीजंस भी फ्रांस में रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी की भी 3 एस्टेट्स डिवाइड थे, एस्टेट 1, एस्टेट 2, एस्टेट 3, ऐसे सोसाइटी भी डिवाइडेड थी। और सेम टू सेम वे में इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने वही सेम रीजंस देखे। और फिर फ्रांस में आपको पता तो कुछ इमीडिएट रीजंस हो गए थे, और फ्रांस में वो पैलेस बन रहा था वर्साइल का, और उसके साथ साथ में टेनिस कोर्ट की कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी। सॉरी, राजा ने मीटिंग बुलाई थी एस्टेट की, और एस्टेट की मीटिंग में जब उन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों को मना कर दिया था आपके उनके राइट्स में या वोटिंग राइट्स के लिए, तो फिर वो क्रांति के लिए भड़क पड़े। वो कुछ इमीडिएट रीजंस रहे थे। और उस समय 1789 के आसपास फ्रांस के अंदर फेमिन के जैसे मामले भी हुए थे, ड्रॉट्स भी काफ़ी पड़े थे, और सिटी के अंदर फूड शॉर्टेजेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे कुछ इमीडिएट रीजंस बढ़े, और एक दिन भीड़ भड़क पड़ी पूरी की पूरी स्ट्रीट में, और बेस्टिल का किला पूरा का पूरा तोड़ दिया था। तो फ्रांस में भी कुछ कुछ ऐसे ही कारण रहे थे। इंडिया में भी सेम टू सेम कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं। इमीडिएट कॉजेस के अंदर जो पहली चीज़ है वो है रूमर्स एंड प्रोफेसीज। मैं यहाँ रूमर्स की बात क्यों कर रहा हूँ और प्रोफेसीज का मतलब क्या होता है। रूमर्स का मतलब है कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक राइफल इंट्रोड्यूस की थी आर्मी के अंदर, जिसे कहते हैं एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल जो थी ये कई बार फसाद का जड़ बन गई। क्या हुआ था एनफील्ड राइफल के दौरान, ब्रिटिश ने सोचा था कि आर्मी को थोड़ा सा नया इक्विप करने के लिए एक नई आपके
राइफ़ल लाई गई थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, और उस राइफ़ल को चलाने से पहले जो उसकी कारतूस होती थी उसके ऊपर कुछ ग्रीस लगा होता तो उसको काट के और कारतूस निकाल के और फिर उसको लोड किया जाता था बंदूक के अंदर। तो यहाँ पे एक अफवाह फैला दी गई थी, हालांकि ये बात बाद में तय हो गई थी, लगभग ये अफवाह ही थी, ऐसे कुछ सच नहीं था इसके अंदर, लेकिन ये अफवाह फैला दी क्योंकि धर्म के नाम पे मैंने कहा ना लोग बड़े भड़कीले हो जाते हैं। तो अफवाह फैला दी गई यहाँ पे कि ये जो ग्रीस्ड कार्टेज है, कार्टेजेस कह सकते हैं, बुलेट कह सकते हो, इन बुलेट के ऊपर जो ग्रीस लगा हुआ है ये आपके काऊ और जो पिग है उनके फैट से बना हुआ है। अब हमारे यहाँ के लोगों को अगर आप कहोगे कि गाय के इस चमड़े से कुछ चीज़ बनी हुई है, या मुस्लिम को आप कहोगे कि ये भाई जो पिग है उसके चमड़े से कुछ बना हुआ है, तो वो उस चीज़ को सीधी सी बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ज़्यादातर जो सिपाही थे वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के ही थे जो इसके अंदर लगे हुए थे। तो ऐसी कुछ अफवाह यहाँ पे इस समय के दौरान फैलती है, और इस अफवाह के कारण एक सिपाहियों का एक अच्छा खासा तबका होता है वो भड़क जाता है कि हमारा धर्म तोड़ने की पूरी ब्रिटिश कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसी बंदूकें ला के दी। यहाँ सवाल ये आ जाता है कि ये अफवाह फैलाई किसने थी। हालांकि कोई ऐसे पक्के एविडेंसेस कहीं पे भी नहीं मिलते हैं कि ये अफवाह फैलाई किसने थी, बट अफवाह तो अफवाह थी, लेकिन फैल गई, आग की तरफ फैल गई। एक इन्फेंट्री से दूसरी इन्फेंट्री से कैवलरी की तरफ, सब जगह पूरे के पूरे ब्रिटिश की सैनिक छावनियाँ थी उन सब में फैल गई। सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और यहाँ से धीरे धीरे क्रांति आगे बढ़नी शुरू होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। तो रूमर्स इस तरीके से कुछ फैलने लगे कि ऐसा किया गया इन एनफील्ड राइफल्स के अंदर। तो एक चीज़ हुई। प्रोफेसीज का मतलब क्या होता है? प्रोफेसीज का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो हम लोग कुछ प्लान करके बैठे हैं, प्रिडिक्ट करके बैठे हैं, वो बात। इन्होंने ये कहा था कि क्योंकि लगभग 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और उसी के साथ ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई थी, तो 23 जून 1857 को ये ब्रिटिश हुकूमत का अंत होगा। ये ऐसा सिपाहियों ने एक प्लान बनाया था कि हम लोग इनकी सत्ता का जो है अंत करेंगे ठीक 100 साल बाद में। तो ऐसे करके एक प्रोफेसी यानी एक प्रिडिक्शन कर दिया था। ये बात 1857 की शुरुआत की। एनफील्ड ड्राइवर लगभग आपके दिसंबर 1856 के आसपास इंट्रोड्यूस की गई थी, और फिर जनवरी के आसपास विद्रोह होने शुरू हो चुके थे। एक रिपोर्ट और आती है यहाँ पे कि ये रूमर्स क्यों फैले थे। उस टाइम पे एक ब्रिटिश अधिकारी था, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि एक बार बंगाल के अंदर एक सैनिक छावनी थी, उसके अंदर एक ब्राह्मण था, सिपाही था, उसको एक दलित व्यक्ति था, उसने पानी का ग्लास था या लोटा, तो वो उसको पकड़ाया। लिखा हुआ एग्जैक्टली बुक के अंदर कि लोटा, वो पकड़ाया और उसमें उन्होंने कहा कि ये आप पानी पी लो। तो ब्राह्मण ने क्लियर मना कर दिया, कह दिया कि तुमसे अगर ये पानी हमने पी लिया तो फिर हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। तब कहते हैं कि उस दलित व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि तुम इस लोटे की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो बंदूक जिससे तुम गोली चला रहे हो उसके अंदर जो गाय का और जो पिग का जो चमड़ा उसके अंदर या फिर उसका जो फैट है वो उसके अंदर मिलाया हुआ, उससे तुम्हारा धर्म बर्बाद हो जाएगा और पूरे खत्म हो जाओगे तुम्हें वो नहीं दिखता। तब कहते हैं कि उस आदमी को अंदर से लगा कि क्या ऐसा सही में हुआ, और उसने कईयों को जाके बात की, और धीरे धीरे ये अफवाह जो है आग की तरफ फैल गई पूरी की पूरी। और जैसे आग की तरह अफवाह फैली, सैनिक छावनी में ब्रिटिशर्स ने कोशिश की समझाने की, मनाने की कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन लोग माने नहीं, और धीरे धीरे ये जो अफवाह थी पूरी की पूरी क्रांति की शुरुआत का कारण बन गई। तो रूमर्स एंड प्रोफेसीज एक देखेंगे इमीडिएट कॉजेज के अंदर। एक और रूमर इस टाइम पे चल रहा था कि इसके साथ साथ में एक आटे का रूमर भी चल रहा था इस टाइम पे कि ब्रिटिश ने जो है आटा जो होता है उसके अंदर आपके गाय के और जो पिग होता है जिसको मुसलमान बड़ा पवित्र मानते हैं, उन दोनों के जो बोन्स होते हैं उन बोन्स के अंदर उनको पीस के और उस आटे के अंदर सब मिला दिया। अब वो आटा जगह जगह बांट रहे हैं, मार्केट में मिलने वाले आटे के अंदर वो चीज़ें हैं। तो अगर तुमने वो खा लिया तो तुम्हारा पूरा का पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। तो एक रूमर आपके आटे को लेके भी सर्कुलेट होने लगा था और लोगों ने आटा लेना ही बंद कर दिया था। सिपाहियों ने इवन कि आटे को खाना पीना ही आपके बंद कर दिया था इस टाइम के दौरान। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये आखिर चीज़ें फैलाई किसने। अब देखिए फैलाने वाले तो बहुत सारे होते हैं और इनको लगा कि हमारी कास्ट और जो रिलीजन है उसको ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ बात आ जाती है कि कॉन्स्पिरेसी है ये ब्रिटिश की पूरी कि एक तो इन लोगों ने एनफील्ड राइफल को कर दिया, और दूसरी कॉन्स्पिरेसी इनकी यहाँ पे ये है, कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय कास्ट एंड रिलीजन, टू डिस्ट्रॉय कास्ट एंड रिलीजन, ये मामला आ जाता है। और ये कास्ट एंड रिलीजन किसके नाम पे डिस्ट्रॉय करने वाले थे? तो ये आटे के नाम पे करने वाले थे, फ्लोर, वीट का जो फ्लोर होता है आटा, उसके नाम पे। तो ये दोनों के दोनों रूमर्स जब फैलने लगे तो लोगों को लगा कि हमारे धर्म को, हमारे समाज को, हमारे कल्चर को एक बहुत बड़ा खतरा है, और ब्रिटिशर्स कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले की भी कुछ कोशिशें हम यहाँ पे देख चुके थे। इतनी सारी कोशिश की और फिर साथ साथ में ये इन्होंने किया, तो अब ब्रिटिश के खिलाफ में एक बड़े विद्रोह की तरफ हम उतरेंगे। तो यहाँ से अब एक्शन शुरू होता है, और सबसे पहला जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो आपके सैनिक छावनियों से ही होती है।
आपकी किताब में दिया हुआ है मेरठ से एक्शन शुरू होता है। मेरठ के अंदर कुछ सिपाही होते हैं, वो बगावत पे उतर आते हैं और वहाँ से फिर धीरे धीरे अपने अंग्रेजी अफसरों को मारते हुए वो दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले का भी एक पहलू है, मंगल पांडे का पहलू, कि मंगल पांडे जो आपने मूवी भी देखी होगी, आमिर खान की मूवी आई थी, मंगल पांडे ने कहते हैं कि सबसे पहले विद्रोह किया था उस टाइम पे। हालांकि बाद में उसको एक्सिक्यूट कर दिया गया था, लेकिन मंगल पांडे ने इसी 1857 की शुरुआत में जनवरी फरवरी के आसपास की बात है, विद्रोह किया था और राइफल चलाने से मना कर दिया था। और बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसको गोली भी मार दी थी और फिर मंगल पांडे को कैप्चर किया गया, पकड़ के और लटका दिया गया था, एक्सिक्यूट कर दिया गया था। जब मंगल पांडे को एक्सिक्यूट किया तो बाकी सैनिक छावनियों तक ये बात पहुंची और धीरे धीरे ये विद्रोह आगे की तरफ बढ़ने लगा। और अब हम देखेंगे आपके जब कारण पूरे हो जाते हैं, इन कारणों के बाद में इमीडिएट रीजंस पढ़ने के बाद में अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इवेंट क्या क्या हुए थे इस पूरी क्रांति के दौरान, कि आखिर कौन से इवेंट थे जिनके कारण ये पूरी की पूरी क्रांति हुई थी। तो इवेंट्स को देख लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ कॉजेज देखे और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कॉजेज के साथ साथ में कि आखिर पहले इंट्रोडक्शन में कि रिवॉल्ट क्यों कहते हैं, कॉजेज क्या कहते हैं, वो सारे कॉजेज देखे। और अब जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है कि इवेंट क्या क्या हुआ इस दौरान में और किन किन लोगों ने इसकी लीडरशिप की थी, तो वो भी देखते हैं हम लोग कि लीडरशिप क्या क्या थी। अब देखिए कि मैं जब आपको ये बताऊंगा ना कि बाद में देखिए ब्रिटिशर्स ने डिप्रेशन कर दिया, अच्छे से इस रिवॉल्ट को दबा दिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन ब्रिटिशर्स के दबाने के बाद में एक कुछ जो रिएक्शंस बाद में इंडियन हिस्टोरियंस ने दिए थे, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस भी है, जिसमें कुछ कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस भी है, उन सब ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी थी। इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी इस क्रांति के बारे में क्या बोला था, हम उसको भी देखेंगे इसके अंदर कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। ये मत जो है मैंने पढ़े हुए हैं मेरे, तो मैं आपको नॉर्मल बता दूंगा, हमारी बुक के अंदर कहीं पे भी नहीं, ताकि आपको एक पता चल जाए कि आखिर इस रिवॉल्ट का नेचर क्या था पूरा का पूरा। तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारा यही आता है, इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट और रिवॉल्ट ऑफ 1857 की कहाँ से शुरुआत होती है और एंड साथ साथ में उसके कौन कौन लीडर्स थे। देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर्स थे, कोई एक लीडर नहीं था, और उन लीडर्स के साथ साथ में कौन कौन उनके फॉलोअर्स थे। तो शुरुआत आखिर क्रांति की होती कहाँ से, तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि इवेंट, लीडर्स की बात हम बाद में करते हैं। अब देखिए क्रांति की शुरुआत होती है आपके 10 मई 1857 को। इससे पहले मैंने कहा मंगल पांडे वाला एपिसोड हो चुका था, लेकिन 10 मई से क्रांति की शुरुआत बताई जाती है कि वो एपिसोड को साइड में रखा जाता है, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया था। तो यहाँ पे कहा जाता है जो इवेंट आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो यहाँ से 10 तारीख को शुरू हुआ था मेरठ के अंदर से। मेरठ में 10 मई 1857 को कुछ सिपाहियों ने जो है इस राइफल को चलाने से मना कर दिया था और वहाँ के कुछ ब्रिटिश अफसर थे, जो अंग्रेज अफसर थे, उनको गोली मार दी और वहाँ से वो निकल के दिल्ली की तरफ चलने लग गए थे। मेरठ के बाद में धीरे धीरे ये क्रांति और भी देश के कई सारे इलाकों में पहुंची थी। अभी हम देखेंगे कि आखिर इनमें कम्युनिकेशन आपस में कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम देखिए फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, या कोई ऐसा तो था नहीं कि आपने फ़ोन या वीडियो कॉल करके कह दिया कि क्रांति करने आ जाओ, तो ऐसा सीन नहीं था। लेकिन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इनकी भी थी, कुछ ना कुछ फॉर्म से कम्युनिकेट ये भी करते थे सिपाही। तो क्या थे वो कम्युनिकेशन, वो तो आगे देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। देखिए पूरी की पूरी चीज़ की शुरुआत होती है मेरठ, और मेरठ से पहले एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं चपाती मूवमेंट। अब ये क्या है, हालांकि किसी को आज तक नहीं पता कि ये चपाती मूवमेंट था क्या, बट कुछ ब्रिटिश इतिहासकार भी लिखते हैं, इस टाइम की कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी ये बताती है कि गांव के अंदर अलग अलग जगहों पे चपातियां बट रही थी। चपातियां बट रही थी मतलब कुछ आदमी, रात को कोई आता था, गांव का जो चौकीदार होता था उसको चपातियां देता था और उसको कहता था और चपातियां बना के और 5 चपातियां आगे और बांट दे। अब देखिए इसके ऊपर कई सारे सवाल उठते हैं कि या तो कि क्रांति की एक पूरी प्लानिंग थी जो धीरे धीरे आगे गाँव से गाँव जा रही थी कि सबको मिल के पूरा का पूरा विद्रोह करना है, ऐसा भी चलता है कि शायद इसलिए किया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था, उस टाइम पे हंगर या फिर कह सकते भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, गांव के अंदर जो लोग थे काफ़ी इम्पोवरिश्ड हो चुके थे, तो खाली उनकी मदद के लिए चपातियाँ वगैरह सब बांटी गई थी, जो एक गांव से दूसरे गांव बांटी जा रही थी उस टाइम पे। तो ऐसे करके इस मूवमेंट के इस शुरुआत से पहले एक चपाती मूवमेंट का थोड़ा सा जिक्र है बुक के अंदर, तो उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन हालांकि आज तक कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ना तो ब्रिटिश की तरफ से, ना ही हमारे जो लोगों ने उस टाइम पे जो चीज़ें लिखी उसकी तरफ से कि आखिर ये चपातियाँ क्यों बांटी जा रही थी उस टाइम के दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं इवेंट की शुरुआत चपाती के बंटने से ही हो रही थी। इसके बाद में जो पहला मेन इवेंट होता है वो होता है मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को। मेरठ से कुछ सिपाही विद्रोह करके दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू करते हैं 10 तारीख को। मेरठ से दिल्ली पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 11 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंचते हैं सारे। 11 तारीख को दिल्ली पहुंचने के बाद में लाल किले के ऊपर जाते हैं और लाल किले में बहादुर शाह जफ़र, जो कि उस समय रमज़ान का महीना था, और रमज़ान के महीने में बहादुर शाह जफ़र जो है वो अपनी प्रेयर्स, सुबह का समय था 5-6 बजे की, अपनी प्रेयर्स जो थी वो करके और बैठे थे, और जितने में कुछ सिपाही नीचे की तरफ खड़े थे किले के, और
उन सिपाहियों ने कहा कि हम मेरठ से कुछ अंग्रेज़ी अफसरों को मार कर आए हैं और आपका साथ चाहते हैं ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। एक बार के लिए तो बहादुर शाह ज़फ़र को लगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और ये एकदम से कैसी चीज़ है, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र उस टाइम पे बड़े वीक रूलर बन चुके थे और इतना उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की चीज़ थी नहीं, एक पेंशनर के रूप में वहीं बैठे थे। तो दिल्ली के अंदर पहले मामला शुरू होता है और दूसरे दिन ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली गए और यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र मिले। बहादुर शाह ज़फ़र ने पहले तो रेजिस्ट किया, लेकिन कुछ सिपाही फिर किले के अंदर घुस गए बिना कोई एटिकेट्स फॉलो किए हुए कि रॉयल एटिकेट्स है कि सिपाही जा नहीं सकते वगैरह किए हुए, सिपाही सीधे अंदर घुस गए। और जब सिपाही अंदर घुसे तो फिर बहादुर शाह ज़फ़र को सिपाहियों ने भी घेर लिया, कहा कि भाई आप हमारी मदद करो। ये लोग दिल्ली क्यों गए थे बहादुर शाह ज़फ़र के पास में, बात सोचने वाली है। देखिए ऐसा था कि इस पीरियड के से पहले लगभग 500-600 साल हिंदुस्तान के ऊपर जो है मुग़ल बादशाहित रही थी और दिल्ली से वो सेंट्रल से रूल करते थे। तो दिल्ली का बड़ा महत्व था उस टाइम पीरियड का, क्योंकि सारे इंपीरियल ऑर्डर्स जो थे मुगल पीरियड के टाइम में दिल्ली से निकलते थे। इन सिपाहियों को लगा शायद बहादुर शाह ज़फ़र के पास में चले जाए और एक सेंट्रल लीडरशिप हम लोग एक्वायर कर लें तो ऐसा हो सकता है कि इस क्रांति में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा करके इन लोगों ने दिल्ली के अंदर बहादुर शाह ज़फ़र पे पहुंचे और बहादुर शाह ज़फ़र ने लास्ट में एक नॉमिनल लीडरशिप के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि इतना दम उस टाइम पे था नहीं उनके अंदर कि भाई उस पूरी लीडरशिप को बहुत अच्छे से एक्वायर करें। उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी उनकी और इतना ये था नहीं कि पूरी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ इन सबको लेके खड़े हो जाए। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र ने एक बार के लिए हाँ कर दी, और क्योंकि दिल्ली से अब इंपीरियल बहादुर शाह ज़फ़र का फरमान हो गया था तो इनको लगा कि हम लोग पहले जो मुगल वर्ल्ड चलता था उसको इस्ताब्लिश करेंगे और ब्रिटिश सरकार को पूरा यहाँ से हटाएंगे। ऐसा कुछ सिपाहियों का सोचना था और दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र से हाँ करवा ली। बहादुर शाह ज़फ़र से हाँ करवाने के बाद में धीरे धीरे ये चिंगारी और आगे बढ़ी। इन्होंने दिल्ली पूरी को सीज कर लिया था। उस टाइम में ब्रिटिश के कंट्रोल से दिल्ली बाहर निकल चुकी थी उस टाइम पे। तो इस तरीके से कुछ दिल्ली का सीन था। देखिए दिल्ली का सीन बड़े खतरनाक रहे हैं। अगर अपन हिंदुस्तान का इतिहास पूरा उठा के देखें तो दिल्ली के ऊपर एक कहावत भी आती है कि दिल की दोगली तो दिल्ली है कि जो जहाँ से जो गुजरा उसने उसको लूटा है। तो ऐसा कुछ दिल की पुरानी बस्ती तो दिल्ली है कि जो यहाँ से गुजरा उसने उसको लूटा है। तो कुछ कुछ दिल्ली के हालात तो बहुत अलग से रहे थे, इसीलिए दिल्ली को सेंटर लिख के हम लोग आपके इतिहास लिखते भी है। तो दिल्ली और बहादुर शाह ज़फ़र के बाद में सिपाहियों के अलग अलग सेंटर्स जो इंडिया के अंदर थे, जैसे जैसे न्यूज़ पहुंची तो वहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर विद्रोह होने शुरू होते हैं। इसके बाद में जब दिल्ली से आगे निकलता है विद्रोह तो फिर आपके ये पहुंचता है कानपुर के अंदर, झांसी के अंदर और साथ साथ में अलग अलग एरियाज़ के अंदर। जैसे कानपुर के अंदर नाना साहिब इसको लीड कर रहे थे, वो भी एक लीडर थे। फिर आपके इसके बाद में झांसी जो एरिया था जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ते हैं, इस एरिया के अंदर भी मामला पहुंचा। फिर अवध, यहाँ पे भी आपके क्रांति का विद्रोह होना शुरू हुआ। आम लोग भी साथ हो गए, कुछ कुछ आपके सिपाही थे वो भी साथ हो गए। ऐसे करके धीरे धीरे इवेंट्स पूरे को होने लगे। इस दौरान अलीगढ़ के अंदर, फिर इटावा करके एक जगह आती है, एक मणिपुरी करके जगह आती है। इन सारे एरियाज़ के अंदर आपके लगभग 30 मई आते आते, जैसे 10 मई से शुरू हुआ तो 20 दिन के अंदर अंदर लगभग नॉर्थ इंडिया के काफ़ी एरिया, इसमें याद रखना साउथ इंडिया के एरियाज़ लगभग शामिल ही नहीं थे 1857 की क्रांति में। ये मैं आपको बताऊंगा कि रीजंस, फेलियर के रीज़न क्या रहते हैं। आपकी किताब में रीजंस इसके फेलियर के कहीं पे भी नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हाँ हम लोग जानेंगे ज़रूर कि आखिर क्या रीजंस रहे थे कि ये स्वतंत्रता संग्राम फेल हो गया था। क्या ऐसा हो सकता था अगर ये सक्सेसफुल होता तो भारत उस समय आज़ाद हो जाता ब्रिटिशर्स से? हो सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कारण ऐसे कुछ फेलियर्स के हैं कि ये चीज़ लगभग नामुमकिन जैसी दिखती है उस समय के दौरान। तो अवध के ऊपर किया, ऐसे कुछ इवेंट्स यहाँ पे चले, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे लीड किया। जैसे अवध के अंदर बेगम हजरत महल थी, वो थी। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने किया था। कानपुर के अंदर जो नाना साहिब थे, पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनके अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने आपके लोगों को जो रिबल्स थे उनको लीड किया था। दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र थे। ऐसे करके धीरे धीरे एक एक एरिया के अंदर लोग आगे बढ़ते गए और लीडर्स धीरे धीरे बाहर आते गए। इन बड़े लीडर्स के अलावा कुछ और लोकल लीडर्स भी इसके अंदर शामिल थे। तो दूसरा पॉइंट जो इवेंट के बाद में आ जाता है वो आ जाता है आपके लीडर्स का, कि बी पॉइंट के अंदर। तो लीडर्स और कौन कौन से थे? तो देखिए ऐसे कुछ लीडर्स जैसे कि आपके रिलीजियस लीडर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस टाइम के दौरान, कि धार्मिक जो लोग थे आपके, उन लोगों ने भी इस क्रांति को रूल किया था, रिलीजियस लीडर्स। फिर एक और कुछ लोकल लीडर्स भी देखने को मिल जाते हैं। 2 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं आपके। एक शाहमल का नाम दिया हुआ है। शाहमल एक जाट व्यक्ति था और बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने आपके काफ़ी लोगों को यहाँ पे मोबिलाइज किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और बाद में लास्ट में शाहमल को भी एक्सिक्यूट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इन्होंने भी वहाँ पे क्रांति के फेज में अपना एक पूरा योगदान दिया। शाहमल के साथ साथ में एक और व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम है मौलवी अहमद शाह, अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह का कहा जाता है कि इनको डंका शाह भी कहते हैं। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने आपके इस टाइम के दौरान लोगों से अपील की जिहाद के लिए। जिहाद का मतलब होता है रिलीजियस वॉर। आजकल जिहाद के बड़े गलत मतलब निकाल लिए गए।
क्योंकि ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो फिर उनको लगता है जिहाद का मतलब ये होता है। हालांकि जिहाद का मतलब एक अलग कनेक्शन के साथ में है। तो उस टाइम पे उन्होंने जिहाद के लिए कहा था, जिहाद का मतलब यही था, एक तो धर्म पे भी संकट है और साथ साथ में जो हुकूमत है उसको भी पूरा चेंज करना है। ऐसे करके कुछ मामला चला था और मौलवी अहमदुल्ला शाह इसके लोकल लीडर बने थे। दो के बारे में ज़्यादा डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे इवेंट रिवोल्ट के हमारे शुरू हो जाते हैं। अब ये क्रांति धीरे धीरे देश के काफ़ी हिस्सों में, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में फैली। क्या लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थी कि एक एक करके ये सारे लोग मिलने लग गए आपस में, तो उसको भी देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा इवेंट का खत्म होता है। पहला इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड। सेकंड पॉइंट हमारे कॉजेज़, पूरे के पूरे कॉजेज़ के बाद में कहाँ कहाँ ये क्रांति शुरू होती है। तो ये क्रांति यहाँ से शुरू होती है आपके। ये इवेंट कुछ रहे थे, ऐसे कुछ लोग यहाँ पे मिले थे जिनके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने वही लोग लिखे हैं, इसके अलावा नहीं लिखे हैं आपके। इसके अलावा अगर कोई लोग है तो उसकी चर्चा हम बाद में कभी एग्जाम के टाइम कर देंगे, लेकिन फिलहाल इसी के बेस के ऊपर चलेंगे। तो तीसरा मामला ये था हमारा। इसके बाद में आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर पैटर्न क्या था रेबेलियंस का। पहले हम देखेंगे पैटर्न क्या था और दूसरा फिर थोड़ा सा ब्रॉड व्यू देखेंगे कि आखिर इन रेबेलियंस या जो सिपाही थे या फिर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनके मकसद क्या थे, इस टाइम पे करना क्या चाहते थे। बेसिकली उनके कुछ मैसेजेस थे, तो कुछ रिकॉर्ड किए उन लोगों ने इस टाइम पे मैसेजेस। द पैटर्न ऑफ रेबेलियन। तो रेबेलियन का अगर मैं पैटर्न यहाँ पे तुम्हें बताने की कोशिश करूँ तो इस टाइम पे इवेंट्स के बाद में साथ साथ में, तो पहला पैटर्न हम लोग देखेंगे द बिगिनिंग ऑफ द रेबेलियन। कुछ पैटर्न ऐसा था कि जिस शहर के अंदर ये लोग जा रहे थे उस शहर के अंदर सबसे पहले एक आपके हम लोग बजाते हैं ना बजल, ऐसी कोई विसल या बजल बजाई जाती थी, द बिगिनिंग ऑफ म्यूटिनी। फिर वहाँ से आपके उसके बाद में बेल ऑफ आर्म्स, एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। फिर उन हथियारों को वहाँ से सीज किया जाता था। उनको सीज करने के बाद में ट्रेजरी की कुछ चीज़ें लूटी जाती थी। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी जो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई उसको अटैक किया जाता था और उनको जलाया जाता था और साथ साथ में उनके अकाउंट्स वगैरह ये सारे के सारे जलाए जाते थे। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न रहा था कि पहले बजल बजाओ, उसके बाद में आप जो है ट्रेजरी होती है उसको लूटो, फिर उसके बाद में क्या करो कि उनकी जो बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर अटैक करो, उनको तोड़ो। तो ऐसा कुछ पैटर्न लगभग हर शहर के अंदर देखने को मिला था। तो इस पैटर्न से एक चीज़ देखने को मिलती है कि क्या शायद इन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था, इस कारण ये सेम पैटर्न लगभग हर जगह देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या कोई कलेक्टिव लीडरशिप थी इस पूरे रिवॉल्ट की। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिलते कि किसी ने कलेक्टिवली इसको लीड किया हो। इसी कारण एक फेलियर का रीज़न ये भी था कि कलेक्टिवली कोई लीडरशिप नहीं थी यहाँ पे। बट यहाँ पे बिगिनिंग हुई थी तो उसमें पैटर्न देख लेंगे। बी पॉइंट आ जाएगा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, के आपस में कम्युनिकेट ये लोग कैसे करते थे और किस तरीके से मामला चलता था इनका। तो कम्युनिकेशन का मामला यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, उसमें से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के कुछ तरीके होते थे इनके, उससे कम्युनिकेट करते थे। और साथ साथ में यहाँ पे एक चीज़ वो भी आती है कि एक सिपाही था, मिलिट्री पुलिस का अफसर था अंग्रेज़, और उसके जो लोग थे वो उन लोगों ने आपके उसको बचाने की कोशिश की इस रिबेल के दौरान। भारतीय सिपाही थे मिलिट्री पुलिस की, मिलिट्री पुलिस अलग थी, इसके मामला अलग था। तो उस मिलिट्री पुलिस में कुछ लोगों ने कहा कि इस अंग्रेज़ अफसर को जो है मारा जाए, लेकिन फिर सिपाहियों ने कहा नहीं ऐसे नहीं मारेंगे नहीं हम इसे, और हम एक पंचायत बुलाएंगे और उसके तहत जो है सारे के सारे मिलकर डिसाइड करेंगे। तो पंचायत बुलाई जाती थी रात को, उसके अलावा कलेक्टिव लोग मिलके बैठते थे। तो शायद इनकी कलेक्टिव कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का मामला रहा होगा। उस पॉइंट को इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पैटर्न्स क्या कह रहे थे रेबेलियन के। इस चौथे पॉइंट पैटर्न के बाद में हम लोग आ जाते हैं कि आखिर रेबल्स चाहते क्या थे। पांचवा पॉइंट यही आ जाता है कि फिफ्थ पॉइंट कि इन रेबल्स को चाहिए क्या था, व्हाट द रेबल्स वांट्स, क्या इनकी तरफ से कोई हमें सोर्सेस मिलते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, व्हाट द रेबेलियंस वांटेड, व्हाट द रेबेलियन वांटेड या फिर व्हाट द रेबल्स वांटेड। देखिए ऐसा है कि रेबल्स की अगर मैं बात करूं कि चाहते क्या थे ये रेबल्स, तो इस क्रांति के बारे में ज़्यादातर जो सोर्सेज हमें मिलते हैं लगभग 70 to 80% वो तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिखे हुए उस टाइम के रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें। फिर कुछ उन्हीं के हिस्टोरियंस की लिखी हुई जो चीज़ें थी वो मिलती है हमें। और क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब उनके थानों के डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हम खंगालते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे कुछ केसेस इस टाइम पे आए थे, ऐसा ऐसा कोई विद्रोह हुआ था और कुछ चीज़ें इस तरीके की थी। लेकिन वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस टाइम के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिटिशर्स को क्या लेके था, उसके लिए क्या कोई चीज़ें हमें देखने को यहाँ मिलती है। तो देखिए लोगों ने उस टाइम पे कुछ ऐसी प्रोक्लेमेशंस, देखिए ज़्यादा पढ़े लिखे इस लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे हुए भारत के अंदर लोग नहीं थे जो कि आपके इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर ज़्यादा इश्तिहार वगैरह छापे, प्रिंट छापे। क्योंकि जो सिपाही वगैरह भी भर्ती हुए थे उनका भी मामला इतना ऐसे स्ट्रांग नहीं था कि भाई जो कम्युनिकेशन करे या फिर नई नई भाषा जो सीखे करे। तो ज़्यादातर अनपढ़ टाइप के ही लोग थे भारत में। लेकिन एक चीज़ जो रेबेलियन के अंदर सब जगह देखने को मिलती है वो था एक विजन ऑफ यूनिटी। तो पहला पॉइंट ये था, रेबल्स चाहते थे कि एक यूनिटी, अ विजन ऑफ
यूनिटी, एकता का प्रतीक। यानी कि रिबल्स यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदू भी लड़े थे, मुस्लिम भी लड़े थे और बड़ी एकता के साथ में दोनों की लड़ाई हुई थी। कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज़ें देखने को मिलती है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर ये पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी थी इस दौरान। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा दूसरा जो मामला देखने को मिलता है, अच्छा इस विजन के साथ साथ में एक चीज़ और याद रखना, मैं यहाँ पे आजमगढ़ की एक प्रोक्लेमेशन आपको बताऊंगा। ये आजमगढ़ जगह का नाम है और ये यूपी के अंदर आई हुई है। यहाँ की प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है आपके कि जो घोषणा होती है उसको बोलते हैं। ये आपके 25 अगस्त 1857 की बात है जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन की फिरोज शाह ने लिखा था। ज़्यादातर कहते हैं कि फिरोज शाह आपके मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह, उनका पोता था फिरोज शाह, उसने लिखा था ज़्यादातर इस आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हमारी कुछ डिमांड्स है, जैसे कि हम चाहते हैं कि सारे लोग यूनिटी के साथ में लड़ाई करें, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर करें और इन फिरंगियों को यहाँ से बाहर निकालना। और कुछ डिमांड ऐसी भी थी, ज़मींदारों को लेकर उनकी कुछ अपील थी, फिर कुछ रिच लोग थे उनको लेकर कुछ उनकी अपील थी, फिर वो चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा चेंज हो जाए। ऐसे करके उनकी कई सारी अपीलें वहाँ पर उस समय के दौरान मौजूद थी। तो यूं करके उन्होंने आपके एक विजन, यूनिटी के एक विजन को बात कर रहे थे। रिबल्स कुछ इस तरीके की चीज़ें रिबल्स जो है वो चाहते थे कि यूनिटी चाहते थे और साथ साथ में आपके एक सत्ता का स्थानांतरण की भी बात की गई थी। दूसरा रिबल्स का जो मामला था वो था आपके अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। ये भी चाहते थे रिबल्स ऑपरेशन के रिप्रेशन या फिर ऑपरेशन के सिंबल्स आपके। ऑपरेशन का मतलब जो उनको दबाते थे उन सिंबल्स, द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन। सिंबल ऑफ ऑपरेशंस के अगेंस्ट कैसे, जैसे कि इन लोगों ने इनकी दुनिया तबाह कर दी, एक चीज़ इन लोगों ने इनका धर्म पूरा का पूरा तबाह कर दिया। जैसे कि आटे की बात चली, ग्रीस कार्टेजेस की बात चली, तो जितने भी ब्रिटिश के जैसे एलिट्स भी कई सारे लोग थे जो ब्रिटिश के साथ दे रहे थे इस क्रांति के दौरान। भारत के कई सारे लोग ब्रिटिश के साथ में भी जुड़े हुए थे, तो ये लोग उनके खिलाफ भी उनके घर भी तोड़ रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी तोड़ रहे थे। तो ऐसे करके कुछ देखते हैं कि शायद ये इन सारों को रिप्रेस करना चाहते थे। ये जो संघर्ष था ये ब्रिटिश के खिलाफ भी संघर्ष था, फ्यूडल्स का जो था वो रिच एलिट सोसाइटी उसके खिलाफ भी एक संघर्ष था, दोनों के साथ में था। ऐसा नहीं था कि खाली एक ब्रिटिशर्स के साथ में था, तो ऐसे दोनों के दोनों साथ में चले। इस सेपरेशन के साथ साथ में, विजन ऑफ यूनिटी के साथ साथ में, एक सिंबल के साथ साथ में और रिबेलियंस को क्या चीज़ें चाहिए थी। तो देखिए रिबेलियंस खोज कर रहे थे, मैं सी पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, खोज कर रहे थे फॉर अल्टरनेटिव, सर्च फॉर अल्टरनेटिव। यानी कि ब्रिटिशर्स को हटाने के बाद में क्या, अगर मान लो हट भी जाते हैं तो इसके अलावा ये लोग क्या चाहते थे ऐसा कि इसके बाद में क्या सत्ता किसके पास में रहेगी। तो लगभग तो ऐसा कहा जाता है कि जितने भी सिपाही थे वो ये चाहते थे कि वापस मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुरू किया जाए, जो कि 18वीं शताब्दी से पहले भारत के अंदर चल रहा था। तो उसी की सत्ता को वापस स्थापित किया जाए। लेकिन आखिरी मुगल बादशाह तो यहाँ पे आपको पता है ये बहादुर शाह जफर ही थे, और इनको लगा कि पहले जैसा वर्ल्ड था जो 18वीं शताब्दी से पहले, हिंदू मुस्लिम मिलकर कुछ वैसी दुनिया स्थापित करेंगे। तो ऐसी भी इनकी कुछ डिमांड्स थी। देखिए सिपाहियों की तरफ से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं, सिपाहियों की तरफ से थोड़ा हमें कम डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। रीज़न ये है कि इन लोगों को ज़्यादा पढ़ा लिखा मामला नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सोर्सेज के ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है 57 की क्रांति के लिए। तो पांचवा पॉइंट हमारे ये था कि रेबेलियन ये चाहते थे। अब इवेंट का कारण देख लिए, इवेंट पूरे के पूरे शुरू हो गए, फिर बाद में साथ में रेबेलियंस का पैटर्न क्या रहा था और रेबेलियंस आखिर चाहते क्या थे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा कि वो चाहते क्या थे, तो वो इन पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा हमारे कि अल्टरनेटिव पावर की सर्च थी, एक यूनिटी की सर्च थी, प्रोक्लेमेशन इन्होंने एक दी थी पूरी की पूरी, सिंबल के ऑपरेशन के जो सिंबल थे उनको पूरों को तोड़ना था। तो ऐसे करके ये रिबल्स कुछ चीज़ें चाहते थे। अब रिप्रेशन शुरू होता है, यानी कि आपके इस पूरे के पूरे मामले को दबाया जाता है। ये जो रिवॉल्ट शुरू होता है स्टार्ट में मई और जून में ऐसा अपीयर होता है कि ब्रिटिश सिपाही था, उसने लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स होता है ना, पत्तों का घर बनाया वो कैसे हवा का झोंका आने से नीचे गिरता है, ऐसे ही कुछ कुछ ब्रिटिश सत्ता उस टाइम पे गिर रही थी इन रिबल्स के चलते हुए। इन रिबल्स ने इतना बड़ा दंगा या फिर भारत के अंदर शुरू कर दिया था। तो पाँचवा पॉइंट ये है हमारा। छठे पॉइंट के अंदर हम लोग आते हैं रिप्रेशन के अंदर, कि रिप्रेशन किस तरीके से हुआ था। तो सिक्स्थ पॉइंट हमारा मिल जाता है हमें रिप्रेशन का। ब्रिटिशर्स ने रिप्रेशन करने के लिए अलग अलग तरीके से रोल बनाए। यानी कि रिप्रेशन का मेरा मतलब है कि 57 की क्रांति के लोग जो भड़के हुए थे इनको दबाया कैसे गया पूरा का पूरा, वो बात। 1857 के रिवॉल्ट की रिप्रेशन का मामला शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स। सबसे पहले कुछ नियम बनाते हैं, कुछ लॉज और एक्ट पास की जाती है, उसके बाद में मामला शुरू करते हैं, ऐसे शुरू नहीं करते। रिप्रेशन के अंदर कुछ कानून बनाए जाते हैं, लॉज और एक्ट, जैसे कि मार्शल लॉ।
ऐसे पास किए जाते हैं ताकि पहले तो इनके जो ऑफिसर्स हैं उनके हाथ में कुछ पावर आए इन लॉज के कारण, फिर वो लोग एक्शन लेना शुरू करें आपके। तो लॉज और एक्ट पास किए जाते हैं, लेकिन इतने सक्सेसफुल लॉज और एक्ट उस टाइम पे रहते नहीं है। लेकिन एक बात ब्रिटिशर्स को पता चल चुकी थी, अगर रेबल्स को रोकना है तो पहले दिल्ली को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको भी पता चल गया कि दिल्ली अगर हमारे हाथ में आ गई तो फिर धीरे 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 पूरी क्रांति को दबा देंगे हम। जब तक दिल्ली हाथ में नहीं आएगी तब तक हम इस क्रांति पूरी को नहीं दबा पाएंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने पंजाब से कुछ फोर्सेस बुलाई, कलकत्ता से कुछ फोर्सेस बुलाई, और कहा जाता है कि ब्रिटेन से भी उस दौरान कुछ फोर्सेस को बुलाया गया। लगभग 57 का साल तो ब्रिटिशर्स के लिए खराब रहा था, लेकिन 57 की एंडिंग तक और 58 की शुरुआत तक धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एरियाज वापस कैप्चर कर लिए थे, जिनमें से सबसे पहले इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था। दिल्ली गए, दिल्ली के अंदर काफ़ी इंटेंस वॉर हुआ था दिल्ली में, और बहुत सारे सैनिकों को यहाँ पे जवाब भारी बढ़ गया था काफ़ी। और धीरे धीरे सैनिकों के पास में तो देखिए जितने रिसोर्सेज थे नहीं, प्लानिंग इतनी ज़्यादा कोई अच्छी थी नहीं, तो धीरे धीरे मामला पूरा इनका डिक्लाइन फेज के ऊपर चला गया और दिल्ली ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। दिल्ली जैसे हाथ में आती है, बहादुर शाह जफ़र को पकड़ा जाता है। बहादुर शाह जफ़र को पकड़ने के बाद में फिर वो एक बड़ी लाइन तो आप लोगों ने सुनी होगी, बहादुर शाह जफ़र को एक अंग्रेज़ी अफसर होता है, वो बोलता है कि दम दमे में दम नहीं, ज़फ़र खैर मना अपनी जान की, अब ठंडी हो चुकी तेग हिंदुस्तान की। तेग हिंदुस्तान की का मतलब है कि तलवार जो हिंदुस्तान की वो ठंडी हो चुकी है, कि ज़फ़र अब अपनी जान की खैर मना, अब जो तेग है वो ठंडी हो चुकी है, कि दम दमे में दम नहीं, ज़फ़र खैर मना अपनी जान की, अब ठंडी हो चुकी तेग हिंदुस्तान की। तब कहते हैं कि ज़फ़र साहब ने वापस अंग्रेज़ अफसर को रिप्लाई दिया और कहा कि जब तक बू है हिंदियों में ईमान की, तख्ते लंदन तक जाएगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसा कुछ ज़फ़र साहब ने उस टाइम कहा था। तो बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग होता है ये, कि जिसमें ज़फ़र साहब ने कहा था कि हिंदियों में, हिंदी मतलब जहाँ के हिंद के जो प्रदेश के लोग हैं, इनमें अगर बू है ईमान की तो फिर ये लंदन के तक भी हिंदुस्तान की तलवार जाएगी। और जो कि हुआ भी आगे, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में 1847 में हमें आज़ादी भी मिली, वो सारी चीज़ें हुई। तो लेकिन यहाँ पे एक बार के लिए इन लोगों ने दिल्ली को कैप्चर कर चुके थे। ये लोग दिल्ली को कैप्चर करने के बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे आसपास के एरियाज़ भी कैप्चर कर लिए थे, जैसे गंगेटिक प्लेन्स, जो अलीगढ़ वगैरह ये छोटे मोटे एरिया थे, इन सबको भी इन लोगों ने एक्वायर कर दिया। इन्हें गैंगेटिक प्लेन्स का एरिया कहते हैं, नॉर्दर्न एरिया के अंदर। फिर इन लोगों ने आपके जो कानपुर का एरिया है वो भी एक्वायर कर दिया था। कानपुर में नाना साहिब जो इस पूरी क्रांति को लीड कर रहे थे वो नेपाल चले गए थे आपके। फिर कानपुर के बाद में नेक्स्ट इन्होंने अवध को भी कैप्चर कर लिया था। अवध को कैप्चर करना थोड़ा टेढ़ा रहा था, लास्ट तक आते आते काफ़ी लंबा संघर्ष चला था अवध के अंदर, और अवध को भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। यानी कुल मिला के, और 1859 के लगभग जुलाई महीने के आसपास इन लोगों ने पीस डिक्लेयर कर दिया था, कह दिया कि अब शांति हो चुकी है। 1859 में है ना, तो 1857 में रिवॉल्ट शुरू हुआ था, लगभग पीस डिक्लेयर कर दिया 2 साल बाद में। 1859 में इन लोगों ने कह दिया कि भाई पीस डिक्लेयर हो चुका है और शांति हो चुकी है, हम लोगों ने रिवॉल्ट को पूरा दबा दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि रिवॉल्ट दबा कैसे, आखिर हुआ क्या, रिवॉल्ट में फेलियर कैसे रहा। इतना भयंकर रिवॉल्ट था, अलग अलग जगह से रिवॉल्ट हो रहे थे, जो सिपाही थे वो बागी बन चुके थे, तो रिवॉल्ट फेल कैसे हुआ। देखिए फेलियर के कारण आपकी किताब में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं बताता हूँ फेलियर क्यों हुआ था। रिवॉल्ट के फेल होने के पीछे कई सारे कारण रहे थे इस टाइम पे, और रिवॉल्ट के फेल होने के पीछे का कारण देखिए, जैसे कि एक कोई कलेक्टिव लीडरशिप नहीं थी कहीं पे भी। कलेक्टिव लीडरशिप मतलब कोई ऐसा 1 या 2 व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने पूरा सारों को एक साथ इकट्ठा करके लीड करके और आगे निकले हो। सब अपने अपने एरियाज में से लड़ रहे थे, और अपने एरिया से भी कई सारे लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे कि दिल्ली चलो। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली ना जाके अगर उन लोगों ने अपने अपने ही स्थानों के ऊपर उसी जगह पे अगर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया होता तो शायद उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता, दिल्ली नहीं जाते तो भी ठीक था। राजस्थान से भी उस समय क्रांति में कई सारे लोग गए थे, और ज़्यादातर क्रांति जो थी सैनिक छावनियों के अंदर ही हुई थी, जैसे नसीराबाद हो गया था। तो ऐसे नसीराबाद जो अजमेर के पास में आया था, ये वहाँ पे ये बेल ऑफ आर्म्स इनके रखे हुए होते थे, तो वहाँ पे भी सेम टू सेम मामला देखने को मिलता है कि ये क्रांति कलेक्टिव लीडरशिप नहीं थी, इस कारण फेल रही थी। एक कारण फेलियर का यह भी आता है कि ये क्रांति जो थी इसके अंदर ब्रिटिशर्स का साथ देने में भारत के कई सारे जमींदार वर्ग, कई सारे एलिट वर्ग वो इन ब्रिटिशर्स के साथ थे इस क्रांति के अंदर। तीसरा कारण ये भी आ जाता है कि भारत के ही लोगों के कई सारे सिपाही थे, वो अभी भी ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, ये भी कारण आ जाता है इसके साथ साथ में। और क्या कारण आ जाते हैं इसके साथ साथ में, तो भारत के लोग उनके साथ में, एलिट लोग उनके साथ में, कोई कॉमन प्लानिंग नहीं इनकी। साथ साथ में एक फेलियर का ये भी कारण था कि आगे का कोई विजन नहीं था इनके पास में, कि एक बार ब्रिटिश हटे तो उसके बाद में करना क्या है, वो भी नहीं था। तो ऐसे कई सारे कारण रहे थे जिसके कारण ये क्रांति लगभग पूरी की पूरी फेल हो चुकी थी 1859 के एंड आते आते, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरा कंप्लीटली इनको कैप्चर कर लिया था। अब इस फेलियर के बाद में, जब 57 की क्रांति को, अब क्या था, 57 की क्रांति एक अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट था, एक अनसक्सेसफुल सिपाही म्यूटिनी था।
तो इस कारण ऐसी कुछ क्रांति पूरी की पूरी चली, और ये कुछ रीजंस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस कारण ये सारे का सारा जो मामला था वो पूरा का पूरा फेल रहा 57 की क्रांति का। और इस रीजंस के साथ साथ में मैं अगर कुछ नेचर की भी बात करूं कि किस तरीके का रिवोल्ट रहा था, तो अलग अलग इतिहासकारों के इसको लेकर अलग अलग मत है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर लिखा था कि ये एक फ्यूडल अपराइजिंग थी, मतलब कि किसानों की एक अपराइजिंग थी जो कि आपके एक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई थी पूरी की पूरी किसानों की, जिसके अंदर कुछ नेशनलिस्ट एलिमेंट भी थे, मतलब कुछ राष्ट्रवादी उद्देश्य भी थे, यानी कि पूरे राष्ट्र को लेके भी थे। लेकिन कई इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कि इसमें कोई भी राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं थी, नेशनलिस्ट नहीं था ये मामला। ऐसा कौन बोलता है? आरसी मजूमदार, भारतीय इतिहासकार जो आरसी मजूमदार है, वो ये कहते हैं कि ना तो ये कोई पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये, ना ही ये कोई आपके साथ साथ में नेशनलिस्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा था नेशनलिस्ट जैसे तो कोई बात ही नहीं थी कि इस रिवॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नेशन, ऐसे पूरे भारत नेशन की बात, क्योंकि भारत जैसा मैंने आपको कहा ना ऐसा कुछ था भी नहीं, अलग अलग जगह थी, उनको मिला के ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से जोड़ा था पूरा। तो आरसी मजूमदार ने भी इसको रिजेक्ट किया। इवन कि मजूमदार तो ये भी कहते हैं कि जो कारण क्रांति के हम लोग पढ़ते हैं, ये कारण भी इस तरीके के रीजंस है कि जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस, मैंने आपको सब्सिडरी अलायंस की थी, और इसके पहले इकोनॉमिक रीजंस थे, तो ये रीजंस तो बहुत पहले हो चुके थे। 57 की क्रांति से भी पहले ये सारी चीज़ें ब्रिटिश लागू कर चुके थे, तो तब क्यों नहीं हुई क्रांति ये? इवन कि ये भी कहा जाता है कि जैसे एजुकेशन पॉलिसीज विलियम बेंटिक के टाइम पे जो आई थी, ये पॉलिसीज 1829 के आसपास लागू कर दी गई थी। सती प्रथा 1829 के आसपास चालू कर दी थी, जो कि 57 की क्रांति से लगभग आपके 20 से 30 साल पहले का समय है। तो उस टाइम क्यों नहीं हुई ये क्रांति, अगर वो कारण इसके पीछे जिम्मेदार थे तो बात यहाँ एक बार सोचने वाली भी हो जाती है कि क्या ऐसा है। लेकिन हालांकि ठीक है, इतिहासकारों के अपने अपने मत है, वो कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ है, लेकिन कारण तो अक्सर लगभग यही रहे थे कुछ क्रांति के, ये बात भी सही है। लॉन्ग टर्म रीजंस की मैं बात कर रहा हूँ, यही रहे होंगे। तो ऐसा पहले भी हो सकता था, ऐसा मजूमदार कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये एक फाइट फॉर इंडिपेंडेंस था। मार्क्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के बड़े जो कहते हैं कि घोर क्रिटिसाइज करने वाले आदमी थे, क्योंकि वो कैपिटलिज्म का फेवर नहीं करते थे। फिर एम.एन. रॉय जो इंडियन कम्युनिस्ट लीडर भी रहा हुआ था, जिन्होंने आपके कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई थी इंडिया के अंदर, मनिंदर नाथ रॉय जिनका पूरा नाम है, और हमारे यहाँ पे संविधान की पृष्ठभूमि देने वाले व्यक्ति भी एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय ने लिखा था कि फ्यूडल्स का पूरा एक अपराइजिंग था जो कि आपके कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ था। तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ एम.एन. रॉय ने भी बोला है इसके बारे में कि इस तरीके की बात रही थी। तो ऐसा कुछ मामला पूरा का पूरा रिप्रेशन का चला, ऐसे कुछ फेलियर्स के इसके बहुत सारे रीजंस रहे। कहीं कलेक्टिव लीडरशिप नहीं थी, कोई यूनिटी नहीं थी इनके अंदर, कोई विजन नहीं था आगे इस चीज़ को लेके। तो ऐसे भी कई सारे रीजंस रहे, उनके पीछे कोई रिसोर्स नहीं थे ज़्यादा, और आगे डे टू डे प्लानिंग नहीं थी कि किस तरीके से करना है, सत्ता का हस्तांतरण नहीं कर पाए थे, इनके खुद के लोग इनके साथ में नहीं थे कई सारे। तो ऐसे बहुत से रीज़न रहे जिसके कारण फेल रही, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय दी इसके नेचर को लेके। तो मजूमदार की राय थी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने बताया, मार्क्स ने भी बोला इसके बारे में, और भी बहुत सारे। यानी ब्रिटिश हिस्टोरियंस तो ज़्यादातर इसको एक सिपाही म्यूटिनी ही बोलते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिपाहियों का एक विद्रोह था, जिसको म्यूटिनी यानी कि उन्होंने डिसओबे किया था इस रूल को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कोई नेशनलिस्ट रीज़न नहीं थे इसके अंदर। ब्रिटिश हिस्टोरियन कंप्लीटली डिनाई करते हैं। लेकिन वी.डी. सावरकर, उन्होंने ये कहा था कि पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था हमारा, जिसके अंदर नेशनलिस्ट एलिमेंट सारे के सारे शामिल थे। तो सावरकर साहब ये बोलते हैं कि हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, और उसके अंदर नेशनलिस्ट एलिमेंट भी शामिल थे, और लोग जो है पूरे भारत के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे। तो ऐसे कुछ इतिहासकारों के मत आते हैं 1857 की क्रांति को लेकर, इस रिप्रेशन के बाद में। ये कुछ मत है जिसको हम लोग इस फॉर्मेट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे क्रांति थी क्या, कारण क्या रहे थे क्रांति के, इवेंट क्या क्या हुए थे क्रांति के, और रिप्रेशन कैसे हुआ था पूरी की पूरी क्रांति का, उसके 6 पॉइंट हम लिख चुके हैं। इसके बाद में भी 2-3 पॉइंट और है चैप्टर के अंदर, उसको हम लोग अगले वीडियो के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे क्रांति की बात पूरी हो जाती है कि क्रांति आखिर थी क्या, क्या क्या मामला था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारे, उसके अंदर हम लोग नॉर्मल से कुछ इमेजेस देखेंगे और कुछ और 2-4 ओपिनियंस को देख लेंगे। इतने ही पॉइंट इसके बाद में। तो इस वीडियो के अंदर हमने 57 की क्रांति के कारण क्या रहे थे, 57 की क्रांति क्यों हुई थी, क्या क्या उसके स्वरूप थे, फेल कैसे हुई थी, रिप्रेशन कैसे किया गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली। इसका अगला पॉइंट जो है वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।